नमस्कार साथियों, मैं आपका अंकुर आपके सामने आज एक और ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ कॉमन मैन में। आज हम बात करेंगे टेररिज्म पे। टेररिज्म ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके लिए हमारे लाखों जवान पिछले 20, 25, 30 सालों में अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। भारत ने अपने 2 प्राइम मिनिस्टर भी इस टेररिज्म की वजह से खो दिए थे। तो यही एक मुद्दा है जिसपे आज हम अपने कॉमन मैन आर्यन, शोएब और अमित से बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं अमित से। अमित, आपको क्या लगता है टेररिज्म की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? आप किसको टेररिज्म मानते हैं? अंकुर, टेररिज्म की डेफिनेशन ये है कि जब आप मतलब गवर्नमेंट के, देखिए गवर्नमेंट का विरोध होता है, हर जगह होता आया है, या देश की कुछ ऐसी बातें होती हैं, देश के किसी किसी क्षेत्र में कुछ ऐसी बातें होती है जिसका विरोध होता रहा है, जो अलग अलग मुद्दों पे विरोध होता रहा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज में ये सब विरोध होता रहा है। और लोकतंत्र की खास बात है, लोकतंत्र की सबसे सबसे बेहतरीन बात है, विरोध होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जहां किसी भी आदमी को लगे सरकार गलत है या कुछ चीजें गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। पर विरोध का एक तरीका है, हर एक विरोध का एक तरीका है। पर जब ये विरोध के चलते आदमी हथियार उठा लेता है या उसको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जैसे अगर हमारे देश में कहीं आतंकवाद है और उसको किसी दूसरे देश से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, हथियार आने लगते हैं, और वो उसमें हिंसा आ जाती है, उसमें खून खराब आ जाता है, किसी को हम मार देते हैं जान से, किसी अगर हमारा मतलब किसी को हम पसंद नहीं करते या किसी के हम विचारों को पसंद नहीं करते, किसी की आइडियोलॉजी को हम पसंद नहीं करते, और उस आइडियोलॉजी से लड़ने का जो हमारा हथियार अगर बंदूक हो जाता है, तो वो एक आतंकवाद बन जाता है। फिर धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते रहते हैं। कुछ इसमें मरना जो होता है ना, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ विचारों के कारण मरते हैं। जो पीछे जो बैठा हुआ है वो सिर्फ पैसा कमाता है। पैसा और टेररिज्म का बहुत ज्यादा ताल्लुकात है, ठीक है अब अमित। किसी भी क्षेत्र की। जी। ठीक है अमित। और समय की कमी कमी के कारण हम अपने जो डिस्कशन है उसको हम भारत केंद्रित रखेंगे, इंडिया सेंट्रिक रखेंगे, क्योंकि अगर हम ग्लोबलाइज टेररिज्म की बात करेंगे तो मेरे को लगता है हमारे समय में हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स फोकस ऑन टेररिज्म इंसिडेंट्स इन इंडिया। अरुण जी, आपको क्या लगता है कि टेररिज्म आखिर है क्या? नमस्कार अंकुर जी, नमस्कार अमित जी, नमस्कार शोएब जी। धन्यवाद मुझे पैनल में इंक्लूड करने के लिए। देखिए, आतंकवाद का अगर मतलब समझेंगे, आतंक का मतलब है भय, और अपनी विचारधारा को भय के माध्यम से जो है फैला देना, वो होता है आतंकवाद। तो ये विचारधारा जो है वो किसी भी मुद्दे पे हो सकती है। जैसे अमित जी अभी बता रहे थे, कोई भी मुद्दा जो है, कोई आंदोलनकारी है वो ये सोचता है कि भाई मैं अपनी विचारधारा को जो है, मेरे विचारधारा नॉर्मल तरीके से नहीं फैल रही तो मैं भय से फैलाऊं। तो किसी भी विचारधारा को जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इसको भय फैला के समाज में फैलाऊं, तो उसको आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है। बिल्कुल सही अरुण जी। शोएब, आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से आतंकवाद क्या है? मैं अरुण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ 100%। मेन आतंकवाद का जो नाम होता है वो समझ लिए एक होता है डर। अगर आप अपनी राय या अपनी जो भी समझ है, आप उस डर को दूसरों के तक डर फैला के अगर उस चीज को बढ़ा रहे हो, मनवाना चाह रहे हो, फोर्सफुली आप किसी काम को करोगे, आप कोई भी काम फोर्सफुली कर रहे हो तो वो एज अ आतंकवाद है। आप एक रिक्वेस्ट मोड पे होते हो तो वो अलग चीज होती है, लेकिन आप फोर्स कर रहे हो तो वो आतंकवाद है। अपनी बात आप किसी भी तरह से किसी चीज को मनवा रहे हो तो वो बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ अरुण जी से, और बिल्कुल सही बात अरुण जी ने कही है। एग्जैक्ट मेरी भी यही बात होती है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मेरे हिसाब से भी आतंकवाद एक भय का माहौल क्रिएट करना, और वो भय का माहौल माहौल क्रिएट करके इनोसेंट लोगों की जान लेना। कोई भी अगर पूरे भारत में कोई भी एक भी इनोसेंट आदमी जिसकी कोई गलती ना हो और उसकी जान चली जाए, तो वो मैं उसको आतंकवाद, टेररिस्ट अटैक मानता हूँ। वो चाहे एक इंसान हो, चाहे वो 10 इंसान हो, चाहे वो 100 इंसान हो। जो कुछ बिल्कुल बॉर्डर ठीक पे है। हो रहा है मैं उसको इससे थोड़ा सा अलग रखूंगा, क्योंकि वो फिर टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा।
बॉर्डर पे जो जी। आर्मी क्लैशेस होते हैं वो थोड़ा सा एक अलग कॉन्टेक्स्ट है उसका। तो उसको अलग रखते हुए अगर कोई भी इनोसेंट आदमी किसी भी अटैक में मारा जाता है तो वो एक टेररिस्ट अटैक है, और उससे पैदा हुआ जो भी भय का वातावरण है वो एक आतंकवाद फैलाता है हमारे देश में। अब हम नई अगले अगले मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये आतंकवाद इंडिया में क्यों है, मतलब उसके क्या क्या कारण हैं। तो अरुण, पहले मैं आपसे पूछूंगा उसके क्या कारण आपको लगते हैं स्पेसिफिक टू इंडिया। देखिए, स्पेसिफिक टू इंडिया, भारत में जो है कई कई कारण हैं इसके। एक तो क्या है कि हम जो है भारत में अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग जो है संप्रदाय के लोग हैं। तो एक कारण वो है। हमारी बोली अलग है, उसका भी एक कारण है। जो है साउथ के लोग कहेंगे कि भाई नॉर्थ की लैंग्वेज में बात नहीं करनी, नॉर्थ की लैंग्वेज लोग कहेंगे कि हमें साउथ की लैंग्वेज में बात नहीं करनी। और जो है मुख्य तो यही है कि विचार हमारे अलग अलग होते हैं, तो उन विचारों को जो है फैलाने के लिए जो है आतंकवाद का सहारा भी लिया जाता है। तो अब ये विचार, जी, ठीक है अरुण, विचार ठीक है अरुण, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अमित, आपको क्या लगता है इंडिया में जो भी आतंकवाद फैला हुआ है या फैला हुआ था पिछले 30-40 सालों से, उसके प्रमुख कारण क्या हैं? अंकुर, ये ना जो आपकी बात है, इंडिया में 25 स्टेट्स हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमारे धर्म हैं, कई धर्म हैं। कई बार क्या होता है, हर एक धर्म में, किसी एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं, हर एक धर्म में या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हमको, जैसे पंजाब में आतंकवाद हुआ था कि हमको अलग कंट्री बनाना है, या कश्मीर में आतंकवाद है, उसका यह मतलब भी नहीं है कि उसमें सारा ही पंजाब स्टेट इन्वॉल्व था या पूरा ही कश्मीर इन्वॉल्व है। कुछ चंद लोग होते हैं, आप बहुत कम लोग होते हैं, पर वो उनको पीछे से सपोर्ट मिल जाता है। और जैसे भारत की तो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वो हर जगह से जल रहा है। मैं नक्सलवाद को भी, और कोई इनोसेंट आदमी जहां भी आप मारा जाता है, मैं उसको आतंकवादी मानता हूँ। ये मतलब अपना स्टेट या अपनी कंट्री बनाने के लिए नहीं, जहां भी कुछ दंगे होते हैं या कुछ कुछ और रीजन होते हैं, जात जैसे रणवीर सेना बनी, या कुछ भी ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे हमने कुछ 100 करोड़ ऊंची जाति वालों ने 100 करोड़ नीची जाति वालों को दबाया, और फिर नक्सलाइट्स हुए, जो भी हुआ, ये तरह का आतंकवाद है। इसके कई कारण हैं। तो एक कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। कुछ लोग, जब आप किसी, कई बार ऐसा भी होता है, आप किसी को लगातार दबाते आ रहे हो, 50 साल से आप उसको दबा रहे हो, तो एक बार वो घड़ा है वो फूट जाता है, वो कई बार वो हथियार का रूप लेता है, वो आतंकवाद का रूप लेता है। और किसी भी देश में जब इस तरह की बातें होती है ना, तो दूसरी जो कंट्रीज होती हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, वो उनको सपोर्ट करती है। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा। अगर हमारे देश में कहीं भी कुछ ऐसा होगा, या मुझे अपनी कंट्री चाहिए, या मुझे कुछ और चाहिए, डिमांड है सबकी, और वो हथियार के साथ डिमांड है, तो दूसरे जो हमारे दुश्मन है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी उनको फंड करेगी, और बहुत सारी चीजें फिर होती है। तो इस तरह से आतंकवाद। ठीक है अमित, ठीक है। शोएब, आपके क्या विचार है इस बारे में कि आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या है इंडिया में? अंकुर जी, जैसे अमित जी ने कहा कि बहुत सारे यहाँ पे कास्ट होती है, जैसे और बहुत सारे स्टेट्स हैं, और बहुत हम लोग ने कई कई तरफ से बांट दिया आतंकवाद को। जैसे कई हम लोग बोलते हैं कि ये जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो होते हैं उनको हम दूसरे लोग बोलते हैं। हमें मेनली क्या होता है कि कोई भी शख्स हो, अगर फोर्सफुली कोई चीज चाह रहा है, और इसको जस्टिफाई हम नहीं कर सकते हैं। जस्टिफाई इसलिए नहीं करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा भर गया, आपका घड़ा भर गया है, तो आप किसी इनोसेंट को मार दो, तो ये कहीं से जस्टिफाई नहीं है कि आप जितना भी घड़ा भर गया हो, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको अपने 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 अधिकार लड़ने के लिए लॉ है, आप उस पर चल सकते हो, और आपको सारी चीज की इजाजत है, छूट है, फ्लेक्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ इसलिए मैंने हथियार उठा लिए। हमें ये सोचने की जरूरत है। देखिए, इसका थोड़ा सा एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। जैसे बाहर से आतंकवाद आता है, जैसे पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है यहाँ, वो ठीक है, क्योंकि वो हम उनके राइवल्स हैं, हम उनके राइवल्स हैं, वो हमारे लिए भेज रहे हैं, उनके लिए वो जो भी हो, शहीद हो, कुछ भी हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी कंट्रीज के लोगों को बहक जाते हैं, जो हमारी कंट्रीज के लोग बहक जाते हैं, कि उनकी बातों में आ जाते हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कैसे बहक जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है, हमें, हमारे लोग जो बहकते हैं ना, हमें उन्हें देखना है, हमें बाहर के लोगों ने देखना। वो तो हमारे लिए दुश्मन है, हमें उनसे मतलब नहीं है।
लेकिन हमारे जो खुद के अंदर के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, मतलब किसी स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी स्टेट और कोई भी इंसान हो जो बहक सकता है, तो क्यों बहक जाते हैं? इनकी सबसे बड़ी दिक्कत होना चाहिए हमारी जो फोर्सेस है अंदर की, जैसे NIA वगैरह, इनको इस पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी दुखद बात होती है जब अपने ही घर के लोग ऐसा करते हैं, तो बहुत दुख की बात होती है। और बहुत अच्छी बात कही शोएब ने, और मैं भी इसी बात से एग्री करता हूँ कि घड़ा चाहे कितना भी भर जाए, ये हमारा जो लोकतंत्र है, ये इसकी खूबसूरती है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आप हथियार उठाने से पहले आप दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आपके पास बहुत ऑप्शन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप खुल के अपनी बात मीडिया में रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हथियार उठाना तो फिर तो हर कोई उसको जस्टिफाई करने लगेगा कि मेरा ये कारण है, मेरा घड़ा भर गया और मैं। इंडिया में अगर अगर यही चीज एक अगर रह जाएगी ना, तो सर हर इंसान अपनी किसी ना किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम में है, परेशानी में, तो वो सब इंसान का हथियार उठा और लेगा। जो भी और कुछ लोग जैसे मीडिया में आके इसको जस्टिफाई भी करते हैं कि हथियार उठाना उनका सही है। तो मेरा सवाल उन लोगों से बस इतना है कि आप जिन लोगों को मार रहे हो, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो इनोसेंट लोग है ना। अगर आप किसी, मान लीजिए मेरी लड़ाई किसी एक्स पर्सन से है और उसने मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया है और मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है सिस्टम के थ्रू, सिस्टम में बहुत फ्लॉज है हमारे सिस्टम में, और मान लीजिए हम मुझे वो जस्टिस नहीं मिल रहा, तो मैं हथियार उसके खिलाफ उठाऊंगा ना। मैं इनोसेंट लोगों को क्यों मारूंगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर वो और जो हथियार उठा के आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, तो वो तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। जो भी इनको सपोर्ट करता है, जो जो ऐसा सोचता है, मैं तो उनको भी इसी कैटेगरीज में रखूंगा, जो इनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनकी सोच भी ऐसी है, तो कैटेगरीज उनकी, उनको हाँ, ये बिल्कुल सोचना सही चाहिए कि बात हम है। इनको जो कैसे कन्वर्ट करें, हाँ, जो इनकी जो सोच को कैसे सपोर्ट कर कन्वर्ट रहा करें। है, जो सपोर्ट कर रहा है वो भी किसी दिन उठा लेगा फिर। बिल्कुल 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 सही बिल्कुल। बात है। अगला सवाल मेरा ये है कि हमने बहुत बहुत न्यूज़ सुनी है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस केवल और केवल धर्म के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। वो वो ये चीज बोलती हैं कि अगर तुम ये हथियार नहीं उठाओगे तो तुम्हारे धर्म का नाश हो जाएगा। तो इस चीज को आप कितना जस्टिफाइड मानते हैं? अमित, आपसे ये सवाल है पहले। अंकुर, ये आपने और शोएब ने जो बात कही वो बिल्कुल बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। उसका आंसर आपके उस पुरानी बात में ही है कि आतंकवाद को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके साथ कितना भी बुरा हुआ, आप उसके बदले आतंक मतलब गन नहीं उठा सकते, किसी इनोसेंट को नहीं मार सकते हो। और ये कुछ है, कुछ धर्म में, सभी धर्मों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं, इनको सिर्फ अपना उसमें स्वार्थ निकालना होता है, और मरता कौन है? मरता इनोसेंट ही है। जो मारने वाला भी होता है ना, उसका इस तरह से ब्रेन वॉश, उसको क्या मिलता है? जो मारेगा, जो गन उठाएगा, उसे भी एक दिन मरना ही है ना, उसकी लाइफ स्पैन तो बहुत छोटा हो जाता है। पर उसका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है कि वो फिर उसको सिर्फ अपना धर्म यही सब दिखाई देता है। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंकुर सीधा सा एग्जांपल है, इनको डिमोलिश कर देना चाहिए, इनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में ना बहुत आतंकवाद था जब हम छोटे थे, बहुत कहानियां हमने सुनी। मेरे पिताजी फौज में थे, हमने बहुत कहानियां सुनी। पूरा इतना ज्यादा आतंकवाद था कि पूरा पंजाब, जो इंडिया, हमेशा पंजाब ऐसा ऐसा स्टेट रहा है जहां बहुत सफल स्टेट है, सबसे अच्छा स्टेट रहा है पंजाब, हमेशा से नंबर 1 स्टेट रहा है। पर जब ये आतंकवाद हुआ तो पंजाब के हालत बहुत खराब हुए। वो संभल नहीं रहा था वो आतंकवाद। उसके बाद भारत सरकार ने KPS गिल को पूरी जिम्मेदारी दी गई इसमें थी कि मैं आप आऊंगा। इस आतंकवाद को। अमित, इस पे मैं आऊंगा। उन्होंने इस पे ठीक है, मैं आऊंगा। चलिए। अभी मेरा सवाल जो है शोएब आपसे ही है, कि जो ये धर्म के नाम पे आतंकवाद फैलाया जा रहा है ना, और छोटे छोटे बच्चों को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ब्रेन वॉश कर देती हैं कि अगर तुमने हथियार नहीं उठाए तो तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा, और वो इस हद तक ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो इंसान, वो बच्चे बड़े होके अपनी जान तक देने को वो मतलब सुसाइड अटेम्प्ट कर, मतलब सुसाइड बॉम्बर बनने को तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि अपनी जान दे देना। आपको क्या लगता है, धर्म के नाम पे केवल ये कहना कि धर्म को हमें बचाना है इसलिए आप सुसाइड बॉम्बर बन जाओ या आप आतंकवाद में हिस्सा लो, उसको वो आतंकवाद नहीं बोलते, उसको दूसरा नाम देते हैं, बट क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, ये किसी तरह से जस्टिफाई नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो ऐसे लोग होते हैं उन्होंने सही से अपने धर्म को पढ़ा ही नहीं होता है, वही लोग होते हैं जो बहक जाते हैं।
कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जो किसी इनोसेंट को बोलेगा कि अपने आप को इवन अच्छा एक छोटी सी बात है कि लोग बोलते हैं, और अपने अपने हिंदुस्तान में कोर्ट में भी ऐसा है कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, सुसाइड भी एक आपको जो है जेल हो जाएगी सुसाइड करने पे। और धर्म में भी ये बोला गया कि आप सुसाइड नहीं कर सकते अपनी जिंदगी, तो सुसाइड ही तो कर रहे हो आप, अपने आप पर बॉम्ब मान के जा रहे हो तो आप अपने आप की सुसाइड ही कर रहे हो ना। तो ये तो बिल्कुल कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है कि हम इसको जस्टिफाई करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक सेना होना चाहिए। जो 10 तरह की सेना लोग अपने अपने बनाए हुए हैं, या जैसे इस्लामिक कुछ बनाए हुए हैं, कोई याली सेना बनाए हुए, कोई करनी सेना बनाए, कोई हिंदू सेना, ये सेनाएं सारी खत्म होना चाहिए। एक क्या मतलब है, हिंदुस्तान में एक लॉ है, एक सेना है, बस वही सेना है, आप अपनी अपनी सेना क्यों बना रहे हो? ये सब बिल्कुल एक तरह से खत्म होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड हो। ये एग्जैक्टली इवन क्या है कि हमारा देश जो है अंकुर जी, वो गांधी जी का देश है। और गांधी जी ने जब हम लोग अपना फ्रीडम के लिए हम लोग लड़ रहे थे, गांधी जी का देश है, गांधी जी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ जो भी क्रांतिकारी जैसे होते थे वो अहिंसा के थे, हिंसा और अहिंसा। तो हिंसा पे वो हमेशा वो ऑफेंड करते थे। तो जब वो हिंसा पे अपने देश के खिलाफ लड़ने वालों के अगेंस्ट थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसको अपने देश से ही, अपने देश में ही जो कर रहे हैं उसके लिए आतंक कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हमारा देश हिंसा का है, अहिंसा वाला है, तो अहिंसावादी। ठीक है श्वेत, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही विचार है कि धर्म के नाम पे आतंकवाद को बढ़ावा देना और छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही ब्रेन वॉश कर देना, ये एक उन बच्चों के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उनसे आपने उनका बचपना छीन लिया, उनसे आपने उनकी जिंदगी छीन ली, क्योंकि बड़े होके वो किसी लायक रहे ही नहीं। बड़े होके केवल वो एक ही लायक है क्योंकि बचपन से उनको वही पढ़ाया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है। तो बड़े होके भी उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार ही है अगर वो केवल यही काम कर सकते हैं। तो ये ना केवल दूसरों के लिए खतरनाक है, उन बच्चों के लिए जिनको बचपन से केवल एक ही पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, जिनको जिनको असलियत में वो पढ़ाई मिलनी चाहिए जो बड़े होके वो अपनी जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी बना सके। उनको न्यू न्यू टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी बनाए। उनको आप केवल धार्मिक शिक्षा देके केवल ये बताना चाह रहे हैं कि भाई धर्म के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में। तो ये तो उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और ये एक देश के लिए भी बहुत खतरनाक है। धर्म की शिक्षा भी अंकुर जी अगर देना तो वो गलत नहीं है, बट धर्म की शिक्षा कोई मतलब धर्म की शिक्षा जो दी जा रही है वो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। कोई भी धर्म A to Z, कोई भी धर्म, अगर कोई भी धर्म होगा उसमें कहीं भी हिंसा का नाम नहीं होगा। नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने बोला उन्हें केवल सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जा रही है। हाँ, भाई ये भी दिक्कत, ये भी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर उसके साथ वो न्यू टेक्नोलॉजीज और सारी चीजें पढ़ाई जाएं तो वो आई एग्री विद आप अगर किसी का बचपन से केवल एक ही पढ़ाई पढ़ाएंगे और ब्रेन वॉश कर देंगे तो बड़े होके वो क्या करेगा, कुछ करने लायक बचेगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने शो के आखिरी सेक्शन में, और वो है सॉल्यूशन। कि आखिर हमें पता है ये प्रॉब्लम है, हमें पता है कि ये सालों से हम इसी प्रॉब्लम से, हमारे लाखों जवान, हजारों जवान और हजारों लाखों सिविलियंस इसकी वजह से अपनी जान खो चुके हैं। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इसके सॉल्यूशन में हमारी आर्मी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है तो मानवाधिकार वाले लोग आ जाते हैं कि भाई आप स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं ले सकते हैं, इनको बातचीत से समझाइए। पर वो एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे पाते जहां बातचीत से बात बनी हो आज तक। जैसा अमित ने एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया था, खालिस्तान वाला जो पंजाब में हुआ, वो बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही थी। तो फाइनली उनको बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़े, और जिसके बाद वो पंजाब का जो आतंकवाद था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अभी आप पिछले कुछ साल छोड़ दें, जो ये नया बाहर के देशों से शुरू हो रहा है उसको सपोर्ट मिलना, अदरवाइज इंडिया में तो पंजाब में खत्म हो गया था। तो आपकी राय में अरुण, मैं पहले आपसे पूछूंगा, आपकी राय में इसका आखिर इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए तो पहले वैचारिक मतभेदों को खत्म करना पड़ेगा, जो मूलतः देखिए अरुण मैं टोकना चाहूंगा, मैं टोकना चाहूंगा। हिंदुस्तान की तो खासियत ही यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अलग अलग विचार तो आप खत्म ही नहीं कर सकते, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे, उसमें कोई हमारा वो नहीं है। अलग किसी चीज को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर वो डिस्ट्रक्टिव वे में जा रहा है तो वो फिर उसको वेलकम नहीं किया जाएगा ना।
तो आतंकवाद अगर कोई डिस्ट्रक्टिव वे में कंट्री को नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, किसी कम्युनिटी को नुकसान कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो वो उसको नहीं किया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई पिछले 20-25 सालों में जो ये समस्या चल रही है इसका समाधान कैसे किया जाए। तो समाधान करने के लिए देखिए कड़े कानून तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब मानव जो है वो अमानवीय व्यवहार करने लग जाए, अब किसी को मारना जो है, निर्दोष लोगों को मार देना क्या है, मतलब कि मानवता के परे है। मानव उसे कहते हैं जो मननशील हो, जो है अपने विचारों से जो है कंट्रीब्यूट कर सके, लेकिन वो जो है विचारों से तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा, वो तो एक भय का वातावरण देके कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उनके लिए तो कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, उनको कड़ी सजाएं देनी पड़ेंगी, और जो है ताकि जो है, और दूसरी भी चीजें हो सकती हैं कि भाई कई कई जगह, जैसे अमित ने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, भाई दूसरे कई रीजंस होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, या कई लोग जो है उनके पास भुखमरी है, बेरोजगारी है, तो वो उसमें भी वो सही और गलत का जो है डिसीजन नहीं ले पाते। तो वो भी एक पहलू है जो मैं समझता हूँ कि 10-20% है, उसकी तरफ भी वो होना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, लोगों को जो है, मतलब कि हिंदुस्तान आज ऑलमोस्ट 75 साल होने वाले हैं, लेकिन 30-40% अगर आप देखोगे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास जो है मतलब कि अपने वो मॉर्निंग में खाते हैं, इवनिंग में खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे लोग कई बारी जो है वो नक्सलाइट्स बन जाते हैं, कई बारी जो है, हालांकि ये कोई उनका आंसर नहीं है कि वो नक्सलाइट बने, लेकिन उनके पास कुछ और सोल्यूशन होता नहीं है। तो ये समस्या जो है 10-20% मैं ये कहूंगा कि भाई सरकार को जो है थोड़ा सा पीसफुली इसको सोल्व करना चाहिए, और बाकी जो है 80% जो है वो स्ट्रोंग होके जो है स्ट्रोंग स्टेप्स लेके जो है इसको वाया जुडिशरी और वाया जो है मिलिट्री के थ्रू जो है इसे रिजोल्व करना चाहिए इसे। ठीक है अरुण, पॉइंट टेकन। शोएब, आपको क्या लगता है आतंकवाद हम कैसे खत्म कर सकते हैं? केवल बातचीत से और केवल समझा बुझा के, या स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, आर्मी, ये सब यूज करना मैंडेटरी हो जाता है? देखिए अंकुर जी, जहाँ जरूरत पड़े आर्मी की, वहाँ आर्मी की भी जरूरत, जब कोई नहीं समझेगा तो वहाँ आर्मी की भी यूज किया जाएगा, जो हमारी सेना है। जब हमें नुकसान होगा, हमारे देश को नुकसान होगा, तो आर्मी भी आगे आएगी। लेकिन मेरा जहां तक सोचना है कि लोगों को एजुकेट करना सबसे बड़ी बात होगी, एजुकेट करना, कि उनको बताया जाए कि वो क्या है क्या नहीं है। एजुकेट करना सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी होगी, कि एजुकेट करना। अपने देश से मोहब्बत एक अलग चीज होती है, उसको बार बार जस्टिफाई, इंसान कोई ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और आतंकवाद एक एक बहुत बड़ा वो है, कब किसके दिल में क्या हो जाए पता नहीं, कि आज मैं बैठा हूँ मेरे दिल में क्या है, या कौन सी ऐसी चीज आ जाए जो हम किसी तो के अगेंस्ट हो जाए। फिर मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि एजुकेशन वाला। तो मेरा पॉइंट ये है कि कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो ये बोलते हैं कि हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अपनी मर्जी से पढ़ाएंगे और केवल रिलीजियस शिक्षा देंगे, हम इसमें सरकार का दखल नहीं चाहते। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? उसमें अगर वो गवर्नमेंट को इंटरफेयर ही नहीं करने देंगे, और वो वहां पे बच्चे जाने से तो रोक नहीं सकते हम, ये तो डेमोक्रेसी है, राइट? और वो इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि हम तो भाई रिलीजियस अपनी देंगे, और कोई पढ़ाई हम कराएंगे नहीं यहाँ पे। तो उसको हम कैसे हैंडल करें? फिर एजुकेशन हम कैसे फैलाएं? जो अपने प्राइवेट खर्चे से, अगर आप अपना चलाना चाह रहे हो आप अपना चलाओ, लेकिन गवर्नमेंट के पैसे से जो भी एजुकेशन होगी उसमें गवर्नमेंट का हक है, वो जो चाहेगी वो एजुकेशन देगी। और यही होना चाहिए। आपको अपनी अगर धार्मिक शिक्षा देनी है तो अपने पैसे से अलग से आप जो भी करना है करो, लेकिन उन बच्चों को भी एक टाइम पूरे दिन धार्मिक शिक्षा देने से अच्छा आप कुछ टाइम उनको एजुकेशन दो। और ऐसे मैंने कई सारे मदरसे देखे हैं जहाँ पे कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग होती है और साइंस भी पढ़ाई जाती है, बहुत सारे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने देखी है। बट जो प्राइवेट अगर चलने, मेरे ख्याल से मेरे ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर एजुकेशन किसी मदरसे में हो रहा है या किसी भी रिलीजियस में हो रहा है, कोई भी हो रिलीजियस हो, अगर वहाँ एजुकेशन हो रहा है, अगर अपने से कर रहे हो तो आप ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का वहाँ पे हस्तक्षेप है, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, तो गवर्नमेंट को पूरा रूल्स है कि सारी चीजों की पढ़ाई होनी चाहिए। बच्चों को धार्मिक के साथ साथ जो दुनिया की तालीम होती है उससे भी जरूरी होता है लेना, बहुत जरूरी होता है आगे चलने। तो आप कह रहे हैं अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और उसमें अगर गवर्नमेंट की किसी भी तरह से एड मिल रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का पूरा अधिकार है। ठीक है अमित, बिल्कुल मैं बिल्कुल। अब आपके पास आऊंगा अमित। और पहला सवाल तो मेरा वही है जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि आखिर इसका सॉल्यूशन है तो है क्या? अंकुर, एक जो भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है किसी भी धर्म का हो, अगर वो पढ़ा सकता है, धर्म अपने धर्म को पढ़ाइए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो,
पर अगर गवर्नमेंट को किसी भी इंस्टीट्यूशन पे जरा भी शक है, उसके पास कुछ भी ऐसा क्लू है, तो वो किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर कर सकता है, चाहे उसको उसने एड दी हो चाहे नहीं दी हो, ये गवर्नमेंट के पास राइट है। और एक जो सब देखिए, हिंदुस्तान क्या है, सबसे शांति प्रिय देश है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम लीजिए, हमारे देश में बहुत सारे धर्म है और हम सब मिलके रहते हैं, ठीक है। कुछ भी छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जगह मिलके रहते हैं। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, सारे धर्मों के लिए लोग मिलते हैं। पर क्या होता है, जहां भी आतंकवाद होता है ना, उसको हमने बहुत कोशिश कर ली, 70 साल से हम प्यार से ही कोशिश करते आए हैं, कोई सा पार्ट हो, हम हमेशा ही प्यार से कोशिश करते आए। पर ये प्यार से चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, हमें डिमोलिश करना होता है, हमें खत्म कर देना होता है। अब केपीएस गिल का मैंने एग्जांपल दिया, पंजाब की हालत ठीक नहीं थी, खत्म नहीं हो रहा था आतंकवाद। केपीएस गिल को जब फ्री हैंड दिया गया, तो उन्होंने, केपीएस गिल का एक बहुत बड़ा नाम है इस पूरे पंजाब में, अगर आतंकवाद खत्म हुआ है तो सिर्फ केपीएस गिल की वजह से खत्म हुआ है। हमने मुंबई में भी देखा कि अंडरवर्ल्ड था वहां पे, अंडरवर्ल्ड के बहुत कुछ चलता आया, बड़ा उसने फिल्म इंडस्ट्री ने, बिल्डर्स ने झेला। पर एंड ऑफ द डे हम जो पुलिस थी, तत्कालीन जो पुलिस थी, उन्होंने उन सबका एनकाउंटर ही करना पड़ा, 15-20 साल झेला और फिर लास्ट में उसको डिमोलिश ही करना पड़ा। ऐसा जिस भी क्षेत्र में होता है ना, देखिए हम प्यार मोहब्बत से कोशिश करते हैं, पर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, तो हमें डिमोलिश करना पड़ता है। कई बार जैसे किसी भी क्षेत्र में आतंकवाद खत्म नहीं होता, हमें केपीएस गिल जैसे बंदे की ही याद आती है, यार उस जैसे बंदे को लाओ, वो खत्म करेगा। एक विल होती है, एक अंदर से ताकत आती है कि नहीं मैं खत्म कर दूंगा, मैं डिमोलिश जड़ से उखाड़ दूंगा। तो इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, मजबूरी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट टेकन अमित। मेरा भी यही मानना है कि पहला स्टेप हमेशा बातचीत होना चाहिए, बट अगर बातचीत से बात नहीं हो रही है, और ये हम देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं कि बातचीत से बात सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ते हैं। उन स्ट्रॉन्ग स्टेप में कभी कभी 2-3 इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन उसका दुख जरूर होता है, लेकिन हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको फ्यूचर में लाखों इनोसेंट लोगों को बचाना है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप आपको लेने ही पड़ेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल आपने ऑलरेडी दे दिया, पंजाब का ऑलरेडी, जहां पे बातचीत के द्वारा सब कुछ किया गया, लेकिन वहां पे सॉल्यूशन नहीं निकला, तो आखिरकार करके फ्री हैंड देना ही पड़ा। और मुझे लगता है यही एक आखिर में है, ये आखिरी तरीका, बट ये आखिर में ये तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ता है अगर बात नहीं बनती। दूसरा पॉइंट जो अमित ने बोला, वो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि इंडिया में अगर रिलीजन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा तो ये मानना है कि हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हर सोशल इंस्टीट्यूशन जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है किसी भी तरह की, अगर वहां पे कोई भी डाउट है तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और उसको मॉनिटर होना चाहिए कि आखिर वो क्या पढ़ा रहे हैं। आप बाहर आके तो कुछ भी बोल सकते हैं ना कि हम ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन आखिर में वहां पढ़ाई क्या चल रही है भाई। तो कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, अगर सरकार को कोई भी डाउट है कि यहाँ से कुछ खतरा हो सकता है, सरकार को पूरा अधिकार है उसको मॉनिटर करने का। और मैं तो कहता हूँ वो अगर पढ़ाई करा रहे हैं तो सीसीटीवी क्यों नहीं लग सकता वहां पे। आप सीसीटीवी लगाइए, उसको मॉनिटर करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित अंकुर, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई, और हमारे जितने भी धर्म है, हिंदू में भी बहुत अच्छी बातें बताई हुई है, मुस्लिम्स में भी बहुत अच्छी बातें बताई हुई है, सिख और क्रिश्चियनिटी में भी अच्छी बातें बताई हैं। पर क्या होता है ना, कुछ लोग इस तरह की भावनाओं को भड़काते हैं, गलत सिखाते हैं बच्चों को। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर हम आप सभी धर्मों के इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर कीजिए, जहां भी आपको गलत लगे वो आप एक्शन लीजिए। इसमें कोई किसी को बुरा लगने वाली बात भी नहीं है कि हमारे इसको मॉनिटर क्यों कर रहे हैं, मॉनिटर क्यों नहीं कर सकते हैं, उसमें बुराई क्या है? आप अच्छे बता रहे हैं तो आपकी अच्छाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप चूज ही मत करिए, आप हर जगह लगा दीजिए, जो भी जहां पे भी पढ़ाई हो रही है वहां पे लगाइए, और उसको मैं तो कहता हूँ आप उसको टेलीकास्ट करिए। भाई आप पढ़ाई तो करा रहे हैं ना, तो ये तो अच्छी बात है भाई। स्कूल में अगर पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, अगर हम उसको भेज रहे हैं तो दूसरे लोग भी सीखेंगे। तो अगर आप केवल पढ़ाई करा रहे हैं तो उसको टेलीकास्ट होने दीजिए, अच्छी बात है, सबको पता चलेगा आप कितने अच्छे काम कर रहे हैं वहां पे। तो ये जो हमारे देश में है ना, आप जैसे ही किसी सोशल इंस्टीट्यूशन को टच करते हैं या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टच करते हैं, तो बड़ा हल्ला कर जाता है मीडिया में, सारे सारे विपक्ष के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और ये विपक्ष
इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो भी गवर्नमेंट में होता है वो विपक्ष में आके वही करता है, तो इसलिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। जो भी विपक्ष में होते हैं वो तुरंत आगे आ जाएंगे कि ये तो प्राइवेसी का अधिकार छीन लिया, इसका अधिकार छीन लिया, उसका अधिकार, मानव अधिकार हनन हो गया। लेकिन उनके पास सॉल्यूशन, उनसे अगर पूछेंगे कि सॉल्यूशन क्या है तो वो सॉल्यूशन नहीं बता पाते। जम्मू कश्मीर में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, जब वो किसी के घर में घुस के अंदर से गोली चलाते हैं, तो ये जितने लिबरल्स हैं, जितने स्यूडो सेकुलर्स हैं, एक भी सामने आके ये नहीं कहता कि मैं जाऊंगा बात करने अंदर। एक भी इंसान आके ये नहीं बोलता कि मैं जाऊंगा बातचीत करने अंदर। लेकिन जैसे ही आर्मी गोली चलाती है और कोई मर जाता है तो ये झंडा लेके आ जाते हैं कि इनोसेंट आदमी को मार दिया। तो भाई इनोसेंट था तो आप अंदर जाते और बात करते हैं उनसे और उनको समझा बुझा के बाहर ले आते। तो ये जो माहौल बना दिया है ना इंडिया में कि आप कुछ भी अच्छा काम करने जाओ उसको अड़ंगा लगाना है, ये इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही रह जाती है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ ही नहीं पाती। अमित, लास्ट क्लोजिंग कमेंट। लास्ट कमेंट ये है कि आप सभी धर्मों के इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर कीजिए, सभी की रिकॉर्डिंग्स कीजिए, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप रीजनल इंजीनियर, हम इंजीनियर हैं, हमारे साथ बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं। आप रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो अब NIT हो गया है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कश्मीर में मॉनिटरिंग कीजिए। आपको मेरे साथ पढ़े हुए लड़कों ने जो कश्मीर में से कुछ एक REC कश्मीर है, उन्होंने साफ कहा आके कि जब इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मैच होता था तो पाकिस्तान जीतता तो वहां जश्न मनाया जाता था। आप मॉनिटर कीजिए रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। और ये ओपन सच है, ये कोई मैं छुपा नहीं रहा, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। आप मॉनिटरिंग पे डालिए रीजनल इंजीनियरिंग कश्मीर को, आपको साफ पता चलेगा। यही मेरा भी यही मानना है कि आपको अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हैं और चूज करने से पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब में डाल दीजिए, सारी जगह मॉनिटर करिए, किसी को भी मत छोड़िए। आप सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भी ऐसी बातें होती हैं, ग्रुप बना के आप कुछ टीचिंग दे रहे हैं, किसी भी तरह की टीचिंग दे रहे हैं, आप उसको मॉनिटरिंग पे डालिए। उसको मैं तो कहता हूँ आप इस हद तक जाओ, आप लाइव टेलीकास्ट करा दो, सारी चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि ये चीजें जब तक छुपी रहेंगी, इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। आतंकवाद ऐसे ही चलता रहेगा। स्ट्रॉन्ग स्टेप आपको लेने ही पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टेप के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो ये काम कर सके। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने ही बहुत ही खुल के बात रखी, और हम तो ये आशा करेंगे कि गवर्नमेंट इस दिशा में कुछ ऐसे कदम उठाए कि हम इस आतंकवाद से इरेडिकेट ना हो तो एटलीस्ट ये इतना मिनिमाइज हो जाए कि हमें फर्क ही ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।